धर्म की राह पर जिसे चलना था, अगर वो ही अधर्म फैलाए, कुकृत्य करे और घमंड के नशे में चूर खुद को ही भगवान समझ बैठे, तो उसका हश्र क्या होता है। ऐसी ही एक नई और जबरदस्त मूवी महाराज की एक्सप्लेनेशन हाजिर है आपके लिए। तो चलिए बगैर देर किए एक्सप्लोर करते हैं। कहानी का प्रारंभ होता है साल 1832 गुजरात के वडाल गांव में, जहाँ के कट्टर वैष्णव परिवार में एक बालक जन्मा है। बाहों में उठाकर नाम रखा है पिता ने करसन दास, यानी कि कृष्ण का दास। करसन की जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली, उम्र के साथ साथ सवालों की लालसा और जिज्ञासा भी बढ़ चली। बचपन से ही भोले भाले लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति के करसन दास को आपत्ति थी ऐसे रिवाजों से जिनके जवाब लॉजिकल या रैशनल ना होते। भोले सवाल जैसे कि क्या कान्हा जी को गुजराती आती है से लेकर कुछ सीरियस वाले भी कि बुरी नजर से बचाने वाले लंबे घूंघट का क्या फायदा जब सीरिया ही नजर न आए। ऐसे कई सवाल जिनके जवाब ना तो पिता के पास थे ना ही पंडितों के पास। जब करसन सिर्फ 10 साल का था तब अचानक ही उसकी माँ का देहांत हो गया। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तब से करसन अकेला पड़ गया और करसन को बॉम्बे भेज दिया गया उसके मामा मामी के पास, जिनके साथ उसकी विधवा मौसी यानी उसकी प्यारी भाभू भी रहती थी। वडाल से आया करसन अब तो बॉम्बे के रंग में रंग गया। पढ़ाई पूरी कर युवा करसन अब अखबारों के लिए लेख लिखता है और उसके लेख समाज के प्रभावशाली समाज सुधार के अग्रणी लोग भी पढ़ते थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, गोकुलदास तेजपाल जैसे लोग शामिल थे। जात पात को नहीं मानता और विधवा प्रथा को खत्म कर विधवा विवाह का समर्थन करता है, लोगों को जागरूक भी करता। तो ऐसे में वाजिब था कि स्वयं के परिवार और समाज के अन्य पुरुषों के साथ करसन की ना बनती। इसी बीच होली का त्योहार आता है, जहाँ करसन की मंगेतर किशोरी भी पहुंची थी। किशोरी जिसके साथ विवाह का गठबंधन होना तय था पिछले 4 वर्षों से। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम के साथ मित्रता भी थी। करसन की ही जिद थी कि किशोरी पहले पढ़ाई पूरी करे और काबिल बने, परंतु किशोरी का धर्म की ओर झुकाव काफी ज्यादा था। करसन उसे भक्ति करने को कहता है पर अंधभक्त नहीं। जहाँ करसन मोक्ष के लिए कर्म को महत्व देता, वही किशोरी मोक्ष के लिए आस्था रखती है। उनके पंथ के एक बहुत बड़े धर्म गुरु जे यानी यदुनाथ ब्रिज रतन जी महाराज, जो उस काल खंड में वहाँ के मंदिर यानी हवेली के सर्वे सर्वा है और कथित तौर पर स्वघोषित लीलाधर के वंशज है, जो भगवान की तरह है। पति या मंगेतर या परिवार से भी पहले पूजनीय है। जे भगवान के साथ संबंध का सीधा माध्यम है। जे मोक्ष का द्वार है। ये सभी उनके ही शब्द थे, जिनका हर एक शब्द को पालन कर उस समय के वैष्णव समाज और स्त्रियां। इधर होली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। महाराज जे भी विराजित देख रहे थे। करसन और किशोरी दोनों के विवाह के कुछ दिन ही बाकी थे। ऐसे में किशोरी ने हवेली में मनाई जा रही होली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आंखों में गुलाल लगने की वजह से करसन वहाँ से दूर हटता है। तभी अचानक जे सामने से आकर किशोरी के वक्षों और गले पर गुलाल लगाता है, जिसका मतलब आज चरण सेवा करने का सुअवसर मिला है। चरण सेवा एक ऐसी सेवा थी, एक रिवाज स्वयं जे ने बनाई थी। जब किशोरिया भगवान यानी महाराज जे की सेवा करती है, पैर धोती है और दबाती है एकांत कक्ष में। कई बार विवाह की पहली रात को ही स्त्रियों को पति से मिलने से पहले जे की चरण सेवा में जाना पड़ता था। हैरानी की बात ये थी कि किशोरी भी मन ही मन बहुत खुश थी और उसकी माँ खुद चरण सेवा के लिए उसे जे के पास भेजती है, घर में लापसी पूरियां बनाकर रखने के वादे के साथ। आखिर इतनी सुंदर लड़कियों के बीच उसकी बेटी को ये सुअवसर जो मिला था। उधर करसन किशोरी को ढूंढने में लगा हुआ था। किशोरी उसे कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि किशोरी नादान तो अपने अंधविश्वास की पट्टी पहने आंखें बंद किए हवेली के पीछे हिस्से में जे के पर्सनल शयन कक्ष में थी। जे उसे कहते हैं कि तुम बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुम्हें चरण सेवा का मौका मिला है। किशोरी उसके चरण दबाना शुरू करती है, पर जे उसे अपने पास बिठा उसे निर्वस्त्र कर देते हैं। किशोरी के चेहरे पर इसकी कोई आपत्ति या ग्लानि नहीं दिखती। अंधभक्ति ने शायद सही गलत का फैसला खत्म कर दिया हो। कमरे के बाहर खवास है, जे का पर्सनल सेवक, जो लोगों से पैसे लेकर इस कुकृत्य को रास लीला और मोक्ष अनुभूति के नाम से बेच रहा था। लोग इसे छोटी छोटी खिड़कियों और झरोके से देखते। यहाँ करसन आता है और वो उसे कहता है कि उसे किशोरी से मिलना है क्योंकि वो उसका मंगेतर है। तो खवास कहता है कि अगर तुम मंगेतर हो तो तुम्हें तो चरण सेवा देखने का मौका मिलना ही चाहिए। मोक्ष अनुभूति पर उसका तो पहला हक है। चरण सेवा की झलक देखने के लिए छत पर पहुँचता है, जहाँ पर और भी लोग मौजूद थे पहले से ही। जैसे ही करसन खिड़की से देखता है तो वो पाता है कि जे किशोरी का शारीरिक शोषण कर रहा है, जिसके लिए किशोरी खुद को रोक भी नहीं रही और
प्रभु की आज्ञा की तरह पालन कर रही है। करसन को गुस्सा आ जाता है तो वो तुरंत ही भागता चिल्लाता कमरे के अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो चिल्लाने लगता है। ऊपर खिड़कियों से झांकते लोग उसे अधर्मी कहते हैं। सबको चुप करता वो जेजे से कहता है कि मुझे पता था कि तुम पाखंडी हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इस कोटि के नीच हो। जेजे अपनी प्रभावशाली भारी आवाज में उसे आवाज नीचे रखने को कहता है और कहता है कि चरण सेवा में सभी औरतों को सेवा का मौका दिया जाता है और ये एक प्रथा है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। तब करसन किशोरी को अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन किशोरी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि आप चलो, वो बाद में आएगी। ये देखकर करसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ जेजे की जीत थी। वो कहता है, हवेली की झूठन को प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले मूर्ख, और अपने मुंह से थूका पान करसन की ओर बढ़ाता है, लेकिन उसका असली इशारा किशोरी की ओर था। पर करसन को झूठन में दोनों ही नागवार थे, न तो पान और न ही सम्मान। वो घर जाता है, कमरे में बंद रोता है, क्योंकि उसका दिल और आत्मसम्मान दोनों टूट चुके थे। जिन पाखंडों का विरोध करता आया, आज उन्हीं पाखंडों ने उसका सब कुछ छीन लिया। ग्लानि इस बात की ज्यादा थी कि किशोरी ने उनका साथ दिया। अगले दिन किशोरी करसन से मिलने के लिए जाती है। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन यहाँ पर करसन कहता है कि तुम्हें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम काबिल बनो, समाज को बदल सको। भक्ति और श्रद्धा जैसी पावन चीज को अपनी तरह से पाखंड में बदल कर जेजे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दोषी तुम भी हो जो ये देखना भी नहीं चाहते न सुनना। जिस पर किशोरी कहती है कि ना तो वो पहली लड़की है और ना ही आखिरी जो विवाह के पहले या विवाहित होते हुए चरण सेवा के लिए गई। जेजे ने अगर तुम्हारी बहन को चुना होता और तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उसे भी खुशी खुशी चरण सेवा को भेजती। ये सुन करसन अपना हाथ उठा लेता है और कहता है कि आज से मैं अपनी शादी तोड़ रहा हूँ। पंचों में जुर्माना दे दिया जाएगा। आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद किशोरी को बुरा लगता है और वो रोते हुए जेजे के पास पहुँच जाती है। जेजे उसे कहता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तेरा होने वाला पति मूर्ख और नास्तिक था। आज से तुम जेजे की लाडली बनकर रहोगी। ये सुन किशोरी और भाव विभोर हो जाती है और इसका फायदा एक बार फिर जेजे उठाता है। नींद से जागने के बाद जेजे की लाडली बन उन्माद में बेहद आनंदित किशोरी को पता चलता है कि जेजे शाम की आरती के लिए गए हैं, लेकिन वो जेजे की चप्पल पास के कमरे में रखी हुई पाती है। कमरे में कान लगाने पर उसे जेजे की आवाज सुनाई देती है, प्रभु की तन से सेवा यानी तनुजा सेवा, क्या तुम जेजे की लाडली बनोगी? ये सुनते ही किशोरी पर आसमान टूट पड़ता है। वो तुरंत देखती है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी, और जो बात जेजे ने किशोरी से कही थी वही बात जेजे किशोरी के बहन से भी कह रहा था। करसन की सारी बातें सही थी। किशोरी गुस्से में अंदर जाती है और जेजे से कहती है कि भगवान बनकर नादान कन्याओं और पर स्त्री का गमन करते हो। इतने नीच काम खुद को भगवान बताकर तुम एक पाखंडी हो, और तुमने सिर्फ दिल नहीं विश्वास तोड़ा है। आंखों में आंसू और दिल में पश्चाताप लिए किशोरी अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाती है। उसकी नादान बहन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो किशोरी से पूछती है, तू जल क्यों रही है मुझसे? अब उसे किशोरी क्या समझाए कि ये जलन नहीं ग्लानि है। जो गलती वो कर आई, जिस आग में वो जल आई, उसमें अपनी नादान छोटी बहन को क्यों ढकेले? समझाती है जेजे एक पाखंडी है। करसन ने उससे साथ चलने को कहा था, पर उस वक्त वो ना मानी। अब करसन ने उससे सगाई तोड़ दी है। इधर घर पर उसके मामा सगाई वाली बात पर बुरी तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि उसने चरण सेवा की इस प्रथा को बीच में ही रोक दिया था और सगाई भी तोड़ दी थी। हमारे समाज में ये होता आ रहा है। उसकी माँ और मासिया भी ये सेवाएं देती आई हैं। इस पर करसन को आक्रोश आता है कि ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। वो अपनी मंगेतर का या परिवार की महिला का इस तरह से शारीरिक शोषण होता हुआ नहीं देख सकता है। समाज में जो हो रहा है वही सही है, ऐसा नहीं होता। ये बात सुनने के बाद उसके मामा करसन को एक चाटा लगा देते हैं और उसे घर से भी निकाल देते हैं। अब आगे हम देखते हैं श्याम जी नाम के एक आदमी को, जिसकी बहन को पिछले द्वारका के दौरे में हुए चरण सेवा में जेजे ने प्रेग्नेंट कर दिया था। श्याम जी कहते हैं कि आपने मेरी बहन को चरण सेवा के लिए बुलाया था, लेकिन अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बच्चे को अपना लो। पहले तो जेजे बच्चा गिराने के लिए डॉक्टर के पास जाने को कहता है, पर ना मानने पर जेजे उसकी बहन को एक लड्डू खिलाता है। लड्डू नहीं जहर था, वो धतूरे के बीज से बना हुआ लड्डू। न जाने कौन सा सम्मोहन था। श्याम जी के मना करने के बावजूद उसकी बहन लीलावती वो लड्डू खाती जाती है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। श्याम जी भाई मदद की पुकार लगा रहे थे, तभी यहाँ पर करसन आता है। वो उनकी मदद करना चाह रहा था, इसलिए वो मदद लेने
के लिए कुछ दूरी पर जाता है। जैसे ये हाथ गाड़ी लिए वापस आता है तो वो देखता है कि श्याम जी और उसकी बहन गायब हो चुके थे। कोई उन्हें हवेली में लेकर चला गया था, जिसके बारे में वो हवेली के पुराने पंडित लालवन जी महाराज से पूछता है और वो कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है। ये हवेली जो भक्ति के लिए बनी थी अब वह विचार का गढ़ बन गया है, भक्तों को ही खा रही है। हवेली के अंदर रहकर हम नहीं रोक सकते क्योंकि यदुनाथ महाराज का कद बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन तुम बाहर रहकर शायद इन सबको रोक सकते हो करसन दास। करसन कहता है लेकिन मैं तो क्षत्रिय नहीं। इस पर वो कहते हैं जन्म से ना सही। यहाँ घनघोर बारिश के बीच हो रही बातें मात्र बातें नहीं, दृष्टांत थी गीता के अध्याय की, जब स्वयं लीलाधर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। जिसके बाद करसन इन सबको छापने के लिए दादा भाई नाउरोजी के पास जाता है, लेकिन उनका पूरा फोकस देश को इकट्ठा करना या फिर अंग्रेजों की लूट से देश हानि की ओर था। ये घर के छोटे मोटे काम नहीं। तो करसन कहता है पर हमें तो पहले घर की सफाई करनी चाहिए। दादा भाई उसे समझाते हैं कि पहले घर की ही सफाई करो। तुम्हारी किशोरी आई थी और उस बेचारी का क्या दोष, वो तो जे है जो लोगों की आस्था का खिलवाड़ बना रहा है। तभी कोई आदमी करसन को बुलाता है। दौड़ कर पहुँचने पर करसन की दुनिया उजड़ चुकी थी, पश्चाताप की आग में जलती, और करसन की आंखों में घृणा देख किशोरी ने कुएं में कूदकर खुद की जान ले ली थी। किशोरी की अग्निदाह के वक्त सारी नजरें करसन को ही इसका गुनहगार मान रही थी। तभी किशोरी की बहन करसन के पास आती है। वो करसन को एक चिट्ठी देती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि उसके आंसू उसके बेगुनाही के सबूत तो ना बन पाए, शायद उसकी मौत बन पाए। उसे मालूम है कि जे एक पाखंडी है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है वो जे के नकाब को उतार उसका असली घिनौना चेहरा लोगों के सामने लाए। गुस्से में करसन जे के पास जाता है अपने युद्ध का शंखनाद करने। कहता है कि किशोरी ने खुद की जान नहीं ली बल्कि तुमने उसे मारा है और अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब उसे सजा दिलवाना उसका मकसद है। लेकिन अपने घमंड के नशे में जे मुस्कुराकर जवाब देता है। ऐसे कई करसन दास आकर चले गए हैं, वो खुद भगवान है। उसके जैसा एक नहीं हजारों दास उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जे के खिलाफ खुले तौर पर लिखने से दादा भाई की मनाही पर करसन खुद का समाचार शुरू करता है ताकि वो जे की असलियत सबके सामने ला सके। उसी क्रम में वो जे के बारे में एक बहुत ही अच्छा लेख लिखता है और वो उसी रात पूरे शहर में इस अखबार को भेज देता है ताकि लोग यहाँ पर जे के प्रपंच के बारे में पढ़े। पर रास्ते में उन अखबारों से लदे गाड़ियों को जे के आदमी लूट लेते हैं और जे के अखबारों को जला देते हैं। उनमें से एक भी अखबार शहर नहीं पहुँच पाता। जे के इस बात पर लालवन जी महाराज माफी मांगने को कहते हैं, जिस पर उल्टा जे खुद माफी न मांग कर करसन से माफी मंगवाने का जाल बुनता है। अगले दिन हवेली के बाहर नोटिस था कि जब तक करसन उससे माफी नहीं मांगता है तब तक हवेली और मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे और कोई भी पूजा नहीं होगी। पूजा नहीं होगी तो श्री जी को बगैर भोग लगाए लोग अपनी शुदा यानी भूख कैसे मिटाएंगे, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के लोग सुबह श्री जी के दर्शन के बगैर खाते नहीं। अब अगले दिन सभी लोग गुस्से में करसन के पास जाने लगते हैं क्योंकि वो करसन से माफी मंगवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर करसन ने स्वयं श्री जी भगवान की एक छोटी फोटो लेकर वृक्ष के नीचे रख दी। वो कहता है इन्होंने ही तो सिखाया है कि भगवान के लिए हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान कण कण में है। हम यहीं पर शीश झुकाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। और भगवान और भक्ति के भक्ति में महाराज जे का क्या काम। यहाँ पर विराज नाम की एक लड़की आती है और वो करसन का इन सारी बातों से सहमत होती है और वो सबसे कहती है कि मैं तो इनके साथ हूँ। यहीं पर पूजा कर अन्न का निवाला मुंह में लेती है। उसे देख औरों को भी बल मिलने लगता है। महाराज जे हवेली से ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था। ये शायद उसके हार की शुरुआत थी, लेकिन जे इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। जिसके बाद विराज न्यूज एजेंसी में आती है करसन के पास। वो करसन से कहती है कि उसे जॉब चाहिए क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है। वो 10वीं 3 बार पढ़ी है। तो करसन कहता है कि उसे जॉब तो दे देगा लेकिन वो उसे पैसा नहीं दे पाएगा। विराज भी कहती है कि सुधारवादी लोगों के पास पैसे नहीं होते तो उसे भी चलेगा और उसके साथ काम करने में लग जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा समय बिताने लगते हैं। इसी बीच बड़ाल से उसके पिता को जे बुलाता है और इनडायरेक्टली धमकाता है, जीव मात्र के लिए दया रखता हूँ मैं, लेकिन अगर चूहे हानि पहुँचाए तो मारना पड़ता है, और कम में ज्यादा समझने को कहता है। ये इशारा काफी था करसन के पिता को। वो अगले
दिन करसन के अखबार में जाकर उसके पुत्र होने के रिश्ते से बेदखली की न्यूज छपवाना चाहते हैं। करसन समझ जाता है कि ये शब्द जेजे के है और वो भी मान जाता है। इस बात से दुखी करसन को विराज अपने दिल की बात बताती है कि उनके समाज सुधार की स्पीच उसने पहले सुनी थी और मुरीद बन गई। तब से उसने ठान रखी है कि लगन उसी से ही करेगी। आज से वो है ना उसकी अपनी, तो दिल छोटा ना करे। किशोरी के बारे में भी सब पता है उसे और मजाक के लहजे में कहती है कि मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, पर आपको भी दूसरी बारी मुझसे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। और दोनों हंसने लगते हैं। अब करसन एक बार फिर से जेजे के खिलाफ कलम चलाता है, अपने अखबार में लेख लिखता है और अखबार डिस्ट्रीब्यूट करने भिजवाता है। और इस बार फिर से जेजे के लोग उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं और सारे के सारे अखबार जलाने में लग जाते हैं। लेकिन इस बार पारी जेजे ने नहीं, करसन ने खेली। उसने असली अखबार चोरी छुपे बेच दिए थे और वो सारे अखबार जो है वो सही जगह पहुंच चुके थे। सभी लोगों ने इन्हें पढ़ भी लिए थे। इन्हीं में से एक अखबार जेजे तक भी पहुंच चुका था और बहूजी यानी जेजे की वाइफ तक भी। बदनामी होने लगी थी, हवेली के चढ़ावे कम हो चले और तो और स्त्रियां भी चरण सेवा को मना करने लगी थी। लेकिन जेजे इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अपने वकील बैली के जरिए करसन के ऊपर केस कर देता है मानहानि का और 50,000 जुर्माना सहित। करसन कहता है कि उसके पास तो इतने पैसे है ही नहीं, इसका मतलब उसके पास कुछ खोने को है नहीं, तो डर कैसा। और तभी करसन के पास तेजपाल भाई भाटिया लोगों का समूह लाते हैं जो कि जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए मान गए थे। तो करसन भी बहुत खुश था। करसन का पलड़ा भारी था। हवेली में आते करसन को देख जेजे को लगता है वो माफी मांगने आ रहा है, पर ऐसा नहीं था। करसन जेजे को चेतावनी देने आया है कि उसने भी उसके मानहानि के खिलाफ कोर्ट में दावा किया है, जल्द ही उसकी हार होने वाली है। लेकिन जेजे को मात देना इतना आसान नहीं होने वाला था। उसने भाटिया समूह के परिवार वालों और कईयों को उठवा लिया था, जिससे वो गवाही देने से मुकर गए थे। और असली तूफान तो तब उठता है जब तेजपाल भाई सेठ की प्रेस भी जला दी जाती है और सत्य प्रकाश का ऑफिस भी। इससे करसन पूरी तरह टूट कर रो पड़ता है। उससे रोता देख विराज उसके पास आती है, हिम्मत बांध उठ खड़ा होने को कहती है और खुद आप बीती कहती है जिससे सब अनजान थे। 16 साल की उम्र में खुद उसके माँ बाप ने नादान विराज को चरण सेवा के लिए भेजा था। इन सब से अनजान विराज जेजे के छुवन मात्र से समझ जाती है कि ये गलत है, ये ढोंग है और अपनी आबरू बचाती वहाँ से भाग आई थी और फिर कभी हवेली के द्वार ना गई। ये विराज और किशोरी दो नादान युवतियों के किरदारों में एक कंट्रास्ट भी दिखाता है और एक सवाल भी। एक ने अंधभक्ति में गलत का अनुसरण किया और गलती के एहसास पर अंतिम विदाई ली, पर दूजे ने गलत का विरोध भी किया और समाज के समक्ष लोगों को जागरूक भी बनाना चाहती है। यानी किशोरी या विराज, कौन है चयन आज की नारीत्व का। दूसरी तरफ जेजे की बहूजी करसन से मिलने के लिए आती है और उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि एक गवाह तुम्हें इस पते पर मिल जाएगा। अगले ही दिन करसन उस पते पर पहुंच जाता है जहां कोई और नहीं श्याम जी थे, जिसके बहन को जेजे ने धतूरे के बीज का लड्डू खिलाया था। उस रात जेजे की बहूजी ने उन्हें बचा लिया था और धतूरे के बीज से जो लड्डू खिलाया था उसे नमक पानी से उल्टी के द्वारा निकाल दिया था। बहूजी की वजह से अब ये लोग गवाही देना चाहते हैं। इसी वजह से इन्हें तेजपाल जी सेठ के घर छिपा दिया जाता है। कुछ दिन बाद कोर्ट की डेट नजदीक आने वाली थी और करसन सुबह हवेली में जाता है पूजा करने। तब खवास के जरिए जेजे करसन को चुपके से अपने पास बुलाता है, कहता है कि वो उसे एक आखिरी मौका दे रहा है कि वो 3 बार उससे माफी मांग ले, एक अकेले में, एक हवेली में और एक कोर्ट में, तो वो उसे माफ कर देगा और जो उसने मानहानि का केस किया था उसे वो वापस ले लेगा। लेकिन करसन जो सच की राह पर था वो अडिग था। जेजे अपना आखिरी दाव खेलता है और लीलावती को बाहर ले आता है और श्याम जी भाई को गायब करवा चुका था। आगे कहता है आज से लीलावती खवास की बीवी है। होने वाले बच्चे को पिता का नाम जो चाहिए और श्याम जी भाई की 2 और भी छोटी बहनें हैं। करसन हार चुका था। केस शुरू होने से पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए जेजे ने। सारी उम्मीद टूट गई। रही सही कसर अदालत में जेजे के भव्य स्वागत ने पूरी कर दी। लोगों का हुजूम ढोल नगारे पीट रहा था जेजे के स्वागत में और नारे लगा रहे थे। कोर्ट के प्रांगण
किचन में भी जेजे का ड्रामा जारी था। वो कटघरे में ना खड़ा होकर अपनी खुद के लाए सिंहासन पर बैठता है और हद तो तब थी जब गीता की शपथ की जगह घमंड में महाराज जेजे कहता है वो महाराज है, वो जो कहे वही सच है, उसे शपथ की जरूरत नहीं। ये थी उसकी घमंड की पराकाष्ठा। खैर, उसके ऊपर लगे चार्जेस बताए जाते हैं कि चरण सेवा के नाम पर वो लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहा है, जिस पर कि जेजे कहता है कि ये तो एक प्रथा है जो कि सालों से चली आ रही है और वो इस प्रथा को बस निभा रहा है। कर्सन का वकील अर्नेस्टी डॉक्टर लाड को गवाही के लिए बुलाता है, जो ये बताते हैं कि जेजे को चांदी का रोग है, यानी सिफिलिस, एक गुप्त रोग। इसीलिए अलग अलग स्त्रियों से संबंध बनाने से डॉक्टर ने मना भी किया था, लेकिन जेजे नहीं मानने वाला था और साथ ही साथ कई बार जेजे ने लड़कियों को पर्ची के साथ गर्भपात के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ जेजे और उसका वकील बैली डॉक्टर लाड को गलत साबित करते हैं कि उन्हें चांदी का नहीं चांदा का रोग है, अंग्रेजी में बॉयल्स, और पर्ची महाराज की तरफ से आई है। तो क्या उसमें यह साबित होता है कि वो बच्चे भी महाराज के थे, या किसी स्त्री ने डॉक्टर को सीधे शिकायत तो नहीं की? इस पर डॉक्टर लाड कहते हैं अदालत चाहे तो किसी भी फिजिशियन से जेजे की डायग्नोसिस करवा सकती है कि उसे सिफिलिस ही है। बाजी पलटते देख जेजे की थ्योरिया चढ़ जाती है। कहता है कि बाहर जितनी पब्लिक है उससे ज्यादा पब्लिक सड़क पर है और अगर वो उन्हें एक इशारा कर दे तो यहाँ दंगे शुरू हो जाएंगे। अब अर्नेस्टी कर्सन को कटघरे में बुलाता है। यहाँ पर कर्सन भावनात्मक बातें कहता है कि जब हमारे घर की स्त्रियों को हम घूंघट लगा के औरों को देखने तक नहीं देते तो जेजे जैसे पाखंडियों की क्या मजाल कि उन्हें देख भर ले। हम उसे ऐसा करने देते हैं, ऐसी पदवी पे बिठाते हैं। हमारी गलती जरूर है, पर जेजे को सब भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उसे तो ये कुकर्म रोकना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था। भगवान तक बात पहुँचाने के लिए हमें इन जैसे धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं। ये सारी बातें कोर्ट का एक मुलाजिम चिल्ला कर बाहर खड़ी जनता को भी बता रहा था। अंत में ये बातें लोगों को जागरूक करती है। सबसे पहले उसकी खुद की भाभू यानी उसकी मौसी आती है, जो कि उसका साथ देना चाहती थी, और फिर कई स्त्रियां जेजे के खिलाफ भी गवाही देना चाहती है, और फिर सारे लोग आते हैं। यानी कर्सन अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। एक हफ्ते के अंदर 32 महिलाओं व दूसरे लोगों की गवाहियां ली जाती है जेजे के खिलाफ। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कर्सन निर्दोष है मानहानि के दावे से, और यहाँ पर जेजे गिल्टी पाया जाता है। उसके ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगे थे। महाराज लाइबल केस में इस प्रथा को बंद कर जेजे पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जेजे की सबसे बड़ी हार थी कि जिन भक्तों के हाथों पर कदम रख वो इस कोर्ट में आया था, वापसी में चप्पल पैरों में डालने तक का भी साहस न रहा और दबे पांव कोर्ट से भागना पड़ा। कोई भी धर्म जो सत्य है वो अनंत है, अखंड है, सर्वोपरि है, लेकिन जब कोई धर्म गुरु खुद धर्म से कर्तव्य से ऊपर खुद को भगवान मान ले तो उसका सर्वनाश निश्चित है। दोस्तों, अगर फिल्म की बातें करें तो फिल्म की टोन काफी सीरियस थी। कॉमेडी या गानों के सीक्वेंस कम थे। शायद सच्ची घटना और कोर्ट केस से संबंधित होने की वजह से कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। कोर्ट के अंदर का सीक्वेंस भी छोटा है, शायद उतना ही जितना की हुआ हो, पर ये सोच से परे है कि डेब्यू के तौर पर कोई स्टार किड ऐसे कंटेंट बेस्ड मूवी चुने, वो भी जयदीप अहलावत जैसी पर्सनालिटी एंटागनिस्ट हो। तब मुस्कुराहट में छिपा दंभ और घिनौनापन उनके चेहरे पर दिखता है। ऐसे में उनके सामने जुनैद ने मोनोलॉग्स और डायलॉग की जो परफॉर्मेंस दी है वो काबिले तारीफ है। कर्सन के किरदार को उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया है, और जयदीप अहलावत जी जिस तरह किरदार के स्किन में उतरते हैं उस पर कमेंट करने की हमारी हैसियत नहीं। शालिनी पांडे ने बड़ी मासूमियत से किशोरी का किरदार निभाया है, पर लगता है बॉलीवुड को आउट ऑफ द बॉक्स अपकमिंग सुपरस्टार मिल गई है। सेकेंड हाफ में सरवरी बाग पूरे स्क्रीन में छा जाती है, और जब भी स्क्रीन में आती है तो एक फ्रेशनेस सी ले आती है। गुजराती चुलबुली लड़की की किरदार में और एक्सेंट में काफी जची। डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, डायलॉग्स, म्यूजिक अच्छा है और नाइस टू वॉच है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई ही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, और जब सब्सक्राइब भी कर दिया हो तो शेयर भी कर ही देना अगर हमारा अंदाज़े बयां पसंद आया हो। आगे ऐसे ही लेटेस्ट और बेस्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, एंड कीप वॉचिंग अनऑफिशियल शो टाइम।